दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है। जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें कौन-सी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती है, जिसके बेसिस पे हम अपना व्यू क्लियर कर पाते हैं अबाउट दैट कंपनी इन व्हिच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट और वी आर गोइंग टू टेक ए ट्रेड। ठीक है? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब भी हम किसी कंपनी को एनालाइज़ करते हैं तो उस वक़्त जब फंडामेंटली हम लोग एनालाइज़ कर रहे हैं कंपनी को, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कौन-सी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट फॉर्म में पी-एन-एल इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं पी-एन-एल स्टेटमेंट दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है? तो आई होप आज का वीडियो बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप। हम बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलने वाला है, जिससे आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ने में भी एक आसानी होगी। तो अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, सो दैट आपको ज़्यादा कमर्शियल टर्म्स एंड फाइनेंशियल टर्म्स में कन्फ्यूज़न ना हो और बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में आप इस चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप देखो तो एक तरह से कई तरह के नाम से जाने जाते हैं। लाइक आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हो, ठीक है? लोग मार्केट में कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप भले ही बोलो, कोई आएगा आपको बोलेगा कि अरे आपने आपने इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखा क्या? या स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन देखा क्या? या फिर स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग देखा क्या? ठीक है? तो इसके 4-4 नाम हैं। कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, कुछ लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, कुछ लोग स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं एंड कुछ लोग स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स कहते हैं, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा बेसिक ऐड ऑन था इन दिस वीडियो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अलग-अलग नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है? सो दैट कभी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर कोई चीज़ आप रीड आउट कर रहे हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख गई, तो आपको समझ में आया कि भैया इनकम स्टेटमेंट इज़ नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज़ नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग इज़ नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है? तो ये जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड सबसे पहले बात करें तो व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है? तो ये होता क्या है? इट इज़ ए काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट समराइज़, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी कंपनी का एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, जो कि समराइज़ करता है, जो कि एक छोटे से फॉर्म में पूरे कंपनी के परफॉर्मेंस को समराइज़ करता है कि भैया कंपनी ने एक पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है? एक पर्टिकुलर पीरियड में पूरे साल भर में या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिवेन्यूज़ कितना जनरेट किया है, उसके पीछे कॉस्ट कितना गया है, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जो हम आगे बात करेंगे, वो सारी चीज़ें कितनी हुई है एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट, कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है? तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट समराइज द कंपनीज रेवेन्यूज, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड एंड द प्रॉफिट अर्न, ठीक है? जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है बाय द बिजनेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहो, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहो, ठीक है? क्वार्टर बेसिस मतलब क्या होता है, 3-3 महीने पे, 3-3 महीने पे जो होता है आपको स्टेटमेंट रिलीज़ किया जाता है कंपनी की तरफ से, सो दैट इन्वेस्टर्स के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्टेटमेंट जनरेट किया जाता है, सो दैट 3-3 महीने पे इन्वेस्टर जो है कंपनी का प्रॉफिट जनरेशन देख पाए, ठीक है? जो भी रेवेन्यूज़ जनरेट हो रहे हैं, जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो देख पाए। या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जैसे जैसे 2022 में कंपनी का क्या रेवेन्यू था, क्या कॉस्ट जनरेट हुआ था, एक्सपेंसेस क्या इनकर्ड हुए थे एंड फाइनली प्रॉफिट क्या हुआ था, एंड फिर सेम 2023 में प्रॉफिट कितना बढ़ा 2022 के कंपैरिजन में। तो उस तरह के एनालिसिस करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो एनालिसिस हमें करना पड़ता है, इन्वेस्टर्स को करना पड़ता है।
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही ईजी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसे और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज़ यूज़फुल फॉर द कंपनी। एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी के लिए, कंपनी के एनालाइज के लिए किस तरह से यूज़फुल होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सबसे पहला पर्पस क्या होता है कि ये एक छोटे से समरी में, ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं दिखाऊंगा किस तरह से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जनरेट होते हैं। एंड ये क्या करता है कि एक समराइज करता है, जैसे हम लोग कोई कहानी बताने के लिए, या फिर जैसे मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए मैंने समराइज करके एक पीपीटी बना लिया है। तो सिंपल सिंपल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आपको। तो इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी होता है विच प्रोवाइड्स ए स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब कंपनी का क्या स्नैपशॉट जनरेट कर रहा है, तो ये एक समरी फॉर्म में आपको बताता है कि कंपनी का जो एबिलिटी है टू जनरेट द प्रॉफिट, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। रेवेन्यू इन द सेंस कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से जो अपना इनकम जनरेट कर रही है, तो जो भी इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो भी कोर बिजनेस है उसके सेलिंग सर्विसेज या सेल ऑफ गुड्स के बाद जो इनकम जनरेट हो रहा है, तो उस एबिलिटी को टू जनरेट दी हायर प्रॉफिट, ठीक है, जनरेट दी हायर प्रॉफिट, ये एक स्नैपशॉट देता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है ना, ये क्या करता है, आपको एक छोटा सा समरी फॉर्म में आपको बता देता है कि भैया रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ, ठीक है, एंड उसके पीछे सो एंड सो एक्सपेंसेस हुए। ठीक है, ये सिंपल से अपना ही कैलकुलेशन है ना। क्या होता है कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, अगर आप जॉब पे हो तो आपको सैलरी कितनी मिल रही है, इनकम कितना हो रहा है, आपके खर्चे कितने हैं, ठीक है, आपके खर्चे कितने हैं, ओके। उसके बाद जो बचता है वो आपका सेविंग्स होता है, ओके। सिंपल सिंपल सा फंडा है। तो ये सेविंग जो होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। इसी तरह से कंपनी का भी होता है। कंपनी का रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू के बाद एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये एक जस्ट शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने मिलता है, ठीक है। ये एक एकदम छोटा सा सिंपल एग्जांपल आपको मैंने बता दिया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है, या तो प्रॉफिट दिखेगा या तो लॉस होगा। कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, एंड लॉस मेकिंग है तो लॉस दिखेगा। लॉस कब होगा, जब रिवेन्यू मेरा एक्सपेंसेस से कम है तो, ठीक है। जो मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ वो मेरे जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, मेरा इनकम अगर मेरे खर्चे से कम होगा तो क्या होगा कि मैं लॉस ही में रहूँगा, ठीक है, मेरे पास पैसे हमेशा शॉर्ट पड़ेंगे पड़ेंगे ओके। तो ये सिंपल सी बात है। अगर मेरा रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट हमेशा ग्रोइंग रहेगा, ओके। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है ये आपको एक समरी शॉट देता है, स्नैपशॉट देता है कि कंपनी की एबिलिटी जो है टू जनरेट द प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द रेवेन्यू और रिड्यूसिंग द कॉस्ट। जो भी एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट आ रहे हैं उसे रिड्यूस करके एंड रेवेन्यू को इंक्रीज करके, ठीक है। डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू को इंक्रीज करोगे, ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट ना। रेवेन्यू को इंक्रीज करो, एक्सपेंस को कम करो, तो प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको एक समरी देता है कंपनी के बारे में, एक रिपोर्ट आपको जनरेट करके देता है कि भैया कंपनी की जो एबिलिटी है प्रॉफिट जनरेट करने की बाय इंक्रीजिंग दी रेवेन्यू और रिड्यूसिंग दी कॉस्ट, और या फिर बोथ, ठीक है। रेवेन्यू इंक्रीज करते जाओ और कॉस्ट को रिड्यूस करते जाओ बाय फोकसिंग ऑन दी मेजर कॉस्ट, ठीक है। जो मेजर कॉस्ट है जहाँ पे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं वहाँ पे फोकस करके आप वो कॉस्ट को रिड्यूस करो। डेफिनेटली यू विल गेट द गुड प्रॉफिट इन सम टाइम, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी कि कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह से ज़रूरी होता है, किस तरह से यूज़फुल होता है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से सारी चीज़ें आपको रीड आउट करने मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। सबसे पहले बात करें तो रिवेन्यू। रिवेन्यू जो होता है कि जो भी कंपनी का कोर बिजनेस है, ठीक है, तो उनके गुड्स एंड सर्विसेज सेल आउट करके
जो भी इनकम जनरेट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, जो भी कंपनी का कोर बिजनेस है, लाइक एसी बनाने वाली ब्लू स्टार कंपनी है, ठीक है। तो एसी बेच कर और जो भी एसी उन्होंने इंस्टॉल किए हैं उनके सर्विसिंग, उनके सर्विस देकर जो भी जो भी इनकम जनरेट होता है वो रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पहली सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब देखो तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स, ठीक है। जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइक एसी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या आ रहे हैं, लेबर कॉस्ट क्या आ रहा है। लेबर कॉस्ट इन द सेंस जो असेंबली मैन्युफैक्चरिंग या परचेज वाले होंगे या डिज़ाइन वाले होंगे, तो जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी शॉप फ्लोर के टेक्नीशियंस हैं, तो वो सारी चीज़ें लेबर कॉस्ट में आती है। ओवरहेड कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग आप इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर आउटसोर्स कर रहे हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन दी दो सिनेरियो, कि उन सिनेरियो पे डिपेंड करेगा कि आप इन हाउस कर रहे हैं कि या आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स। तो ये सारे जो कॉस्ट इनकर्ड होते हैं, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं या फिर जो भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या लग रही है, लेबर कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है। तो ये सब आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स में, जिसे सीओजीएस भी शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ही बात करें ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जो आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, जो आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ माइनस जो आपका कॉस्ट जनरेट हुआ टू मैन्युफैक्चर दैट गुड्स, ठीक है। जो एसी आप बेच रहे हो, वो एसी बेचा आपने, तो एक अमाउंट आपको मिला बेचने के बाद, बट वो एसी बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, वो माइनस करने के बाद जो मिलता है हमें, वो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस सीओजीएस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जो डेली एक्सपेंसेस है, लाइक रेंट हो गया या मंथली सैलरीज हो गए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरीज हो गई, यूटिलिटीज़ हो गए, एसी चल रहा है, लाइक एसी चल रहा है, लाइट जल रहे हैं, फिर इसके बाद जो भी एडमिन एडमिन कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ में आ जाती है। इसके बाद हम बात करें तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस, कंपनी के सेल्स के लिए जो भी एडवर्टाइजिंग करने होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना होता है या ऑफलाइन मार्केटिंग करना होता है, जो भी एग्जीबिशंस होते हैं दैट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो डिप्रिशिएशन जो होता है, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जो कॉस्ट या एक्सपेंसेस जनरेट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद हम बात करें तो ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिला था, रेवेन्यू माइनस सीओजीएस करके जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला था, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अब मैं क्या करूँगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा। मतलब क्या हुआ, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ठीक है, जो मैंने एसी बनाया, उसका मुझे कस्टमर से एक अमाउंट मिला, उसमें से मैंने एसी बनाने में जो खर्चे हुए, वो मैंने माइनस कर दिए। अब उसके बाद मुझे माइनस क्या करना है, जो रेंट, सैलरीज़, यूटिलिटीज़, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो डिप्रिसिएशन वगैरह जो भी हुआ है, जो एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस मैं माइनस कर दूँगा ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है। तो ये जो इनकम होगा वो मेरा क्या होगा, ऑपरेटिंग इनकम होगा, ठीक है। मेरे ऑपरेशन से जो इनकम आए हैं, ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम आ गया। तो ऑपरेटिंग इनकम आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद अदर इनकम की बात करूँ, एक्सपेंसेस की बात करूँ, तो ये अ, हमारे जो कंपनी होते हैं, कंपनी के कोर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है, कंपनी के कोर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। जो भी कंपनी के एसेट्स होते हैं, जो भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर से जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अगर लोन लिया है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, गेन और लॉसेस हो रहा है, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से गेन हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा। तो गेन और लॉसेस हो रहा है फ्रॉम दी सेल ऑफ एसेट, ठीक है। एक सर्टेन टाइम के बाद आप आपके पास जो भी एसेट है, या तो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, अनसर्टेन टाइम के बाद आप उसे सेल आउट करके अगर कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है, जब तक आपके पास है तब तक वो इन्वेस्टमेंट में दिखेगी, बट जब आपको सेल आउट करके जो इनकम जनरेट करते हो, ठीक है,
तो चाहे वो हो सकता है इंटरेस्ट इनकम होगा, चाहे वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होगा। अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। गेन और लॉसेस फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट्स आप सेल कर रहे हो तो उससे जो आपको गेन होता है या लॉस होता है, दैट इज़ दैट कम्स अंडर अदर इनकम एक्सपेंसेस, ठीक है? वो अदर इनकम एक्सपेंसेस में आते हैं। इसके बाद हम बात करें तो नेट इनकम, ठीक है? ऑपरेटिंग इनकम हो गया। अब नेट इनकम क्या होगा? ऑपरेटिंग इनकम माइनस, ठीक है? ऑपरेटिंग इनकम में से अदर इनकम एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको नेट इनकम मिल जाता है। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि नेट इनकम ऑफ द कंपनी क्या होगी। तो आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? जो आपने एसी बेचा वहाँ से आपको कितना इनकम हुआ, उसके बाद फिर उसे बनाने में कितने खर्चे हुए, उसके बाद फिर जो भी डेली के एक्सपेंसेस है, रेंट, सैलरीज, यूटिलिटी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, ये सारे आपने माइनस कर दिए तो आप लोगों को ऑपरेटिंग इनकम मिल गया। और ऑपरेटिंग इनकम में से जब आपको अदर इनकम या एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, क्योंकि अदर इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी का मेजर इनकम नहीं होता है। मेजर इनकम इन द सेंस जो कोर बिजनेस से इनकम हो रहा है उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। तो नेट इनकम की जब बात करेंगे तो ऑपरेटिंग इनकम में से अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट इनकम मिल जाता है। इसके साथ ही हम बात करें अदर कंपोनेंट्स की, लाइक प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, जो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है? हमने अभी सेग्रीगेट कर करके एक्सपेंसेस की बात की थी पिछले स्लाइड में। अब यहाँ पे डायरेक्टली बात क्या की जा रही है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है? टोटल रेवेन्यू जितना रेवेन्यू एक पर्टिकुलर पीरियड में जनरेट हुआ है, माइनस इन दैट पीरियड टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, एंड माइनस एक्सेप्शनल आइटम्स जो कि नॉर्मली काउंट नहीं होता है, बट अगर किसी तरह का एक्सपेंसेस जनरेट हुआ है तो वो भी माइनस कर दो तो टोटल प्रॉफिट आपको बिफोर टैक्स मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होएगा कि जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है उसमें से आप जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस हैं, जिस भी स्लैब में कंपनी आ रही है, जितना एप्लीकेबल टैक्सेस होते हैं वो माइनस करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाता है। अर्निंग पर शेयर क्या रिफ्लेक्ट करता है? अर्निंग पर शेयर क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट इज़ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी ऑन ए पर शेयर बेसिस, ठीक है? अगर मान लो कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में सर्कुलेटेड हैं 1 लाख शेयर्स, ठीक है? और मान लो कंपनी 5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अर्निंग जनरेट कर रही है, ठीक है? अर्निंग जनरेट कर रही है तो क्या हो जाएगा? पर शेयर पर अर्निंग कितना जनरेट कर रही है? 1 लाख शेयर, अभी मैं बताता हूँ आपको कि क्वांटिटी ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या है? 1 लाख है, ठीक है? 1 लाख है, बट अर्निंग जो जनरेट हो रही है वो कितना है? 5 लाख हो रही है। ओके, तो ये आप डिवाइड कर दो तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया? 5 रुपये। 5 रुपीज़ पर शेयर अर्निंग करके दे रही है कंपनी। ये अर्निंग कैपेसिटी होती है कंपनी की, जो आपको पता चलता है अर्निंग पर शेयर के वैल्यू से। अर्निंग आर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफर्ड डिविडेंड। डेफिनेटली ये चीज़ मत भूलना कि टैक्स पे करने के बाद और डिविडेंड पे करने के बाद जो टोटल अमाउंट बचता है, जो प्रॉफिट का अमाउंट बचता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए अर्निंग, ठीक है? इसमें डिविडेंड भी माइनस कर दिया जाता है एंड जो एप्लीकेबल टैक्सेस होते हैं वो भी माइनस कर दिया जाता है, तब जाके आपको अर्निंग्स मिलता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपका अर्निंग हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका अर्निंग क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफर्ड डिविडेंड्स, ठीक है? प्रीफर्ड डिविडेंड्स को माइनस करके जो बचेगा वो आपका अर्निंग होता है। तो अर्निंग इज नथिंग बट अर्निंग इज इक्वल टू नेट पीएटी, ठीक है? नेट पीएटी माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स, ऐसे आप कह सकते हो। इसके साथ ही अगर बात करो तो अर्निंग पर शेयर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर जो भी अर्निंग हुई है, ठीक है? अर्निंग इन द सेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड, जो भी कंपनी ने दिया है इन्वेस्टर्स को, डिविडेंड माइनस कर दो तो वो आपको अर्निंग देती है। तो अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है? ऑर्डिनरी शेयर,
शेयर्स भी 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है? तो उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स जो पब्लिक में सर्कुलेटेड है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स इज कॉल्ड एज ए अर्निंग पर शेयर या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है तो अर्निंग विल बिकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड इज नथिंग बट योर अर्निंग ना, सिंपल। तो अर्निंग मान लेते हैं 0 हो गई, तो अर्निंग इज इक्वल टू पीएटी। तो पीएटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर। तो ये सारे सिंपल सिंपल फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, बस और कुछ नहीं करना है, यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। अब रीड कैसे करेंगे, किस तरह से दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हर एक स्टॉक का हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है वो कैसे रीड कर पाते हैं, ठीक है? तो चलिए हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं टाइप कर लूँगा टिकर टेप, ठीक है? टिकर टेप पर मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पर सिंपली मैंने क्लिक करके अब यहाँ सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ ये ड्रॉप डाउन में क्लिक करके स्टॉक स्क्रीनर पर जाना है। स्टॉक स्क्रीनर पे जाकर यहाँ पर मुझे कोई भी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना, लाइक HDFC बैंक में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। HDFC बैंक, ये मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आपको ओवरव्यू, फोरकास्ट, फाइनेंशियल, पीयर्स, होल्डिंग, इवेंट एंड न्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। हमें फाइनेंशियल्स में जाना है, ठीक है? फाइनेंशियल्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई देंगे, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जगह इनकम स्टेटमेंट भी हो सकता है, बहुत सारे जगह पे दोनों सिमिलर नेम होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ठीक है? तो सबसे पहले हम अभी इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब इनकम स्टेटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एनुअल नॉर्मल व्यू है, ठीक है? क्वार्टरली भी है, क्वार्टरली पे आप क्लिक करोगे तो क्वार्टरली आ जाएगा, एंड एनुअल देखना है तो एनुअल पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल हम एनुअल रखते हैं, सो दैट एवरी ईयर किस तरह का रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सारी चीज़ें हम देख पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे पहले आप गौर करो तो फाइनेंशियल ईयर्स दिख रहा है, जो 2020, 2021, 22, 23 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप सबसे पहले टोटल रिवेन्यू जो हम बात कर रहे थे कि टोटल रिवेन्यू जो जनरेट होता है आफ्टर सेलिंग दी प्रोडक्ट्स, ठीक है? आफ्टर सेलिंग दी प्रोडक्ट टोटल रिवेन्यू जनरेट हुआ, बट उसमें अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है? इसको मैं क्लिक करके अगर दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आपको सारे COGS दिखेंगे, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो सारी चीज़ें दिखेंगी, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद आपको आता है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि टोटल रिवेन्यू जो जनरेट हुआ है ना, उसमें रॉ मटेरियल का कितना कॉस्ट आया, ठीक है? रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो सारी चीज़ें, पावर एंड फ्यूल के कॉस्ट कितने आए, जो एडमिन कॉस्ट होता है वो सारी चीज़ें कितनी आई, एम्प्लॉयज़ कॉस्ट कितना है, ठीक है? एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, उनके बेनिफिट्स हो गए, बोनस हो गए, वो सारी चीज़ें माइनस करके सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है? तो सेलिंग के लिए जो भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस लगते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस लगते हैं, वो सारी चीज़ें माइनस करके ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, तो वो सारी चीज़ें माइनस करने के बाद आपको अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स मिलता है, एंड इसमें डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये माइनस नहीं किया हुआ है। तो ये माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स मिलेगा आपको। इसको अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर, ठीक है? इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डिप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही है। डिप्रिशिएशन जो भी कंपनी के एसेट्स हैं उसमें अगर कुछ डिप्रिशिएशन हुआ है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। तो इसके पहले जो EBITDA था
उसमें से डिप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन माइनस हो जाएंगे, तो आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। अब जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस हैं उसे माइनस कर दो तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। तो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स में से जो भी इंटरेस्ट आ रहे हैं, जो भी अदर इनकम्स हैं, ठीक है, अदर इनकम आ रहे हैं आपके, तो अदर इनकम मतलब क्या होता है, जो कंपनी के कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो भी उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ के इंटरेस्ट इनकम आ रहे हैं, जो भी उन्होंने लोन लिए हुए हैं उनके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जा रहे हैं, या फिर कोई एसेट सेल करने के बाद अगर कुछ गेन या लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है और वो माइनस हो जाती है, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स में से वो माइनस हो जाती है, तो आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो नेट इनकम आपको कैसे मिलेगा, नेट इनकम मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्सेस, जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस हैं एंड अदर आइटम्स हैं वो सारे माइनस करने के बाद आपको नेट इनकम मिलता है। ये होता है कंपनी का प्योर इनकम। ठीक है, ये होता है कंपनी का प्योर इनकम। एंड इसके इसी इनकम को नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स से डिवाइड करोगे। ठीक है, नेट इनकम, ये जो नेट इनकम है इसको आपको, नेट इनकम है इसे आपको डिवाइड करना है कितने से, टोटल ऑर्डिनरी टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अर्निंग पर शेयर मिलता है। तो अर्निंग पर शेयर आप देखोगे, ठीक है, अर्निंग पर शेयर देखोगे तो यहाँ पे सारे वैल्यूज दिख जाएंगे। ठीक है, एंड डिविडेंड पर शेयर देखोगे तो डिविडेंड पर शेयर भी आपको दिख जाएंगे, डिविडेंड जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स, इससे आपको डिविडेंड पर शेयर मिल जाते हैं। ठीक है, तो पे आउट रेशियो की बात हम फाइनेंशियल रेशियोज़ के वीडियो में करेंगे, तो पे आउट रेशियो अभी छोड़ देते हैं। सिंपल सी बात थी, आपको यहाँ तक अर्निंग पर शेयर तक का आपको एनालाइज करना था, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या देखी जाती है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या देखी जाती है, सप्लाई एंड डिमांड। टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच के हो रहा है, कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है, तो कंपनी क्या उस प्रोडक्ट को बेचने में मार्केट में लीडर है, अगर लीडर है, या क्या कंपनी का मोनोपोली है। ठीक है, मोनोपोली है तो सबसे बेस्ट है, उसके बाद उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहता है, तो डेफिनेटली कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता ही है, ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर जो रेवेन्यू है वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे हमें गौर क्या करना है कि कंपनी क्या अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्ट जो बना रही है उसके सेल्स में मार्केट लीडर में है या नहीं है। तो वो कैसे पता चल जाएगा, यहाँ पे आप जब देखोगे इनका टोटल रेवेन्यू जो है 2020 में कितना था। ठीक है, ये आप देखो तो 6 डिजिट नंबर दिख रहा है, तो 6 डिजिट में हम स्टार्टिंग के 3 डिजिट की ही बात करते हैं। 147 है, 155 है, राइजिंग दिख रहा है, 167 दिख रहा है, 204 दिख रहा है। तो आप यहाँ से देखो 2020 से लेकर 2023 तक कुछ इस तरह से राइजिंग ग्राफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 147, 155, 167, 204, इस तरह से राइजिंग ग्राफ दिख रहा है, मतलब ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसकी। तो इस कंपनी एचडीएफसी की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो है इंक्रीजिंग रेवेन्यू है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू है। बस सिर्फ रेवेन्यू से या सेल ऑफ प्रोडक्ट्स से पता नहीं चलता कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अब उसके पीछे जो कॉस्ट जनरेट हो रहे हैं, जो भी डिप्रिसिएशन है, जो भी टैक्सेस पे किए जा रहे हैं, एंड टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो नेट इनकम आ रही है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो 5 डिजिट्स में दिख रहा है 27,253। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर करो, अब बोलोगे कि भैया 27,253 रुपये ही अर्न कर रही है क्या कंपनी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है अर्निंग पर शेयर एंड डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर इन रुपीस है, एंड उसके अलावा जितने नंबर्स है वो आपके करोड़्स में है। ठीक है, यहाँ पे अदर नंबर्स एक्सेप्ट पे आउट रेशियो इन करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये सारे जो वैल्यूज दिख रहे हैं आपको, पे आउट रेशियो को छोड़ दो, अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर
जो है वो रुपीज़ में है, ये 49 रुपीज़, 2.5 रुपीज़, 49.87 रुपीज़, तो ये सारे रुपीज़ में पे आउट रेशियो जो है वो तो एक रेशियो होता है, तो इसका कोई भी रुपीज़ से लेना देना नहीं है। तो इसको छोड़ के बाकी जितना नेट इनकम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे आपको करोड़्स में दिखाई दे रहे हैं। तो ये नेट इनकम जो दिखाई दे रहा है 27,253 करोड़ है, ठीक है। तो ये नेट इनकम आपका 2020 में एचडीएफसी बैंक का 27,253 करोड़ था। फिर ये 31 हो गया, 27, 31, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट बोल रहा हूँ सो दैट ईज़ी होता समझने में। तो यहाँ पे 27 है, 31 है, 38 है, 45 है। तो आप देखो तो प्रॉफिट भी ग्रोइंग है। अगर प्रॉफिट का भी ग्राफ अगर आप देखोगे, तो प्रॉफिट का भी ग्राफ अगर आप देखोगे तो यहाँ से 27, 31, 38, 45 इस तरह से ग्रोइंग ग्राफ दिखाई दे रहा है, विच शोज कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ इस कंपनी का, तो ये काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन मिलता है, यहाँ पे रिवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है, एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस नेट इनकम भी काफ़ी ग्रोइंग है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी बात होती है कंपनी की। अर्निंग पर शेयर भी देखो तो अर्निंग पर शेयर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ग्रोइंग ही है। हर साल कंपनी ने अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर दिया है इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे 49.87, 57.97 90, 68.82, 82.69 इस तरह से ग्रोइंग अर्निंग पर शेयर्स हैं। डिविडेंड की बात करो तो डिविडेंड भी कंपनी ने बहुत अच्छा दिया है। 2.5 था 2020 में, ठीक है। 21 में 6.5, 15.5 और अब 19, ठीक है। तो 19 रुपये जो है डिविडेंड पर शेयर है। तो आई थिंक आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस वीडियो में, और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि भैया इतना इजी था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और मैं सोच रहा था कि कॉमर्स वालों के अलावा या फिर जिसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया है, उन लोगों को ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझ में आ सकती है, मेरे बस की बात नहीं है। तो डेफ़िनेटली अगर आप अब तक टेक्निकल एनालिसिस ही कर रहे थे, तो अब नेक्स्ट टाइम से फंडामेंटल एनालिसिस भी ज़रूर करना। हमारे प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करो जहाँ पर ये पहला वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ। इसके बाद बैक ऑन बैक सारे वीडियोज़ आएँगे, बैलेंस शीट को लेके, कैश फ्लोज़ के लेके, एंड जो भी फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं उनके सारे वीडियोज़ आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट से रिलेटेड लाइक फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड भी वीडियोज़ हैं, स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोज़ हैं, डाउ थ्योरी की वीडियोज़ हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है खुद की। तो वो सारे वीडियोज़ भी बन जाएँगे, और डे ऑन डे बेसिस पे या वीक ऑन वीक बेसिस पे हमारे वीडियोज़ अपडेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अगर आपका नॉलेज और आपके इन्फॉर्मेशन में थोड़ी भी बढ़त हुई होगी एक सिंपल लैंग्वेज में। तो इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है तो डेफ़िनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली रिप्लाई करूँगा, या फिर कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा तो डेफ़िनेटली मैं वीडियो बना के ज़रूर आपके लिए पेश करूँगा। और कोई भी डाउट हो या कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहिए, एंड अपने नॉलेज को भी ग्रो करते रहें और अपने पोर्टफोलियो को भी ग्रो करते रहें। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।